जहाज में नमक भर के लाते थे और उन्होंने न किया, पर उन्होंने देखा कि यहाँ से वो कैसे बिकेगा, क्योंकि वो तो सारे भारत में नमक ही नमक है, समुद्री तटों में नमक ही नमक है। यहाँ तो नमक के पहाड़ भी हैं और नमक की झीलें भी हैं, सांबर लेक राजस्थान में, राइट। तो सारा का सारा हिंदुस्तान पाक में भरा हुआ है। तो अब अंग्रेजों ने जो प्लासी की लड़ाई जीत ली तो उन्होंने कानून बनाने का अधिकार कर लिया। उसने बहुत से कानून बनाए। उन्होंने एक कानून बनाया कि आज के बाद नमक को पैदा करना, स्टोर करना और बेचने का एक छत्र अधिकार केवल और केवल और केवल अंग्रेजों का होगा। उसको नमक का कानून बोला गया। परंतु क्या है, नमक की सप्लाई ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग डिमांड कम है, तो लोग बना लेते थे छुप के। तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक पूरी की पूरी नमक की पुलिस, नमक की फौज तैयार की, जिसमें 25,000 सैनिक थे और उसमें नमक के दरोगा नियुक्त किए जाते थे, नमक के ऑक्ट्राय किए जाते थे। लालचंद मतलब मुंशी प्रेमचंद ने कौन सी कथा लिखी है, नमक का दरोगा, वो इसी घटना पे लिखी गई है। और वो जो परंतु उसने क्या किया, नमक की ऑक्ट्रॉय बनाई गई। वो उड़ीसा से, भुवनेश्वर से लेके वो जाती थी पूरे भारत को चीरती हुई रावलपिंडी तक। और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मैनमेड वॉल थी जो इंडिया में बनाई गई, जिसको बोलते हैं नमक की दीवार, ऑक्ट्रॉय वॉल। वो आधी पत्थर की बनी थी, आधी लोकल मटेरियल की बनी थी, और उस दीवार को बनाने और चलाने का जो काम था वो उस महान आदमी को दिया गया जिसने भारत में कांग्रेस की स्थापना की, एओ हुम ने। वो उसका संचालक था। उसने कहा कि यहाँ कंटीली धारियां बहुत हैं, वो इतनी चौड़ी हो जाती हैं, 10 मीटर चौड़ी और 15 मीटर ऊंची, कि जिसमें कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और उसकी देखरेख के लिए दोनों तरफ सड़क बैठाई, और उस सड़क पे कोई भी आदमी उस दीवार को क्रॉस करने की कोशिश करता था उसको इमीडिएटली शूट कर दिया जाता था। उस दीवार की रक्षा में 25,000 सैनिक तैनात थे। और 1 ग्राम भी नमक बिना टैक्स के, उसको नमक को कंट्रोल किया गया, उसको महंगा किया गया और उसके ऊपर टैक्स लगाया गया। और कितना टैक्स लगाया गया, 40% टैक्स लगाया गया। किसके ऊपर, नमक के ऊपर। और इसीलिए गांधी जी को अपना सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए एक ऐसा मुद्दा चाहिए था जो हर इंसान को प्रभावित करता हो, और वो मुद्दा कौन था, नमक था। इसलिए नमक सत्याग्रह हुआ। वो गांधी जी को पता था, लोगों को पता नहीं था, राइट। परंतु इस पूरी घटना में लोगों के पास नमक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो लोगों की जो नमक की जो खपत थी वो 8.5 किलो सालाना से गिर के 3.5 किलो सालाना हो गई, जिसके कारण हड्डियों का साइज, मसल्स का साइज, बोन्स का साइज, ताकत का साइज, दिल डॉल का साइज क्या हो गया, घट गया। इसका असर किसके ऊपर ज्यादा पड़ा, पंजाब के ऊपर नहीं, हरियाणा के ऊपर नहीं, पश्चिमी भारत के ऊपर नहीं। इसका सबसे ज्यादा असर उत्तरी पूर्व भारत के ऊपर पड़ा। उड़ीसा पे पड़ा, बंगाल पे पड़ा, छत्तीसगढ़ पे पड़ा, यूपी पे पड़ा, बिहार पे पड़ा। आप देखोगे कि बाकी भारत के मुकाबले उनका जो साइज है, पशुओं का साइज, कुत्तों का साइज, गाय का साइज, बैल का साइज, इंसान का साइज कम होता चला गया। और रिसर्चर ने उसका एक बड़ा कारण ये नमक के कानून को माना है। यानी आपकी जिन्सों के साथ ये भी हुआ है, और पिछली सदी में हुआ है, और किसी इतिहास पुरुष ने उसको दर्ज तक नहीं किया। इसको बोलते हैं कि मैन मेड साइकिल प्रकृति में कितने गहरे तक जाता है कि इतनी दुनिया के सबसे ज्यादा ग्रीन मैदान, सबसे अच्छी फसलें, सबसे अच्छी जलवायु, और लोगों का साइज लगातार कम होता जा रहा है। वो नेचर के कारण नहीं हुआ, वो मैन मेड फैक्टर के कारण हुआ। समझ में आया। और आज इसका असर आपको पंजाब में भी दिख रहा है। मेरी जनरेशन में हम लोगों के जो दोस्त हुआ करते थे पंजाबी,
वो एवरेज 5.25 फुट से तो शुरू होते थे और 6.5 फुट तक हट्टे कट्टे सरदार जाते थे। सरदारों की ये इमेज थी। आज सरदार क्या होते हैं? आज सरदार मिलते हैं हैप्पी सिंह जैसे। ड्रग के मारे हुए, डाइट के मारे हुए, चिंता के मारे हुए, लाइफस्टाइल के मारे हुए, राइट। तो जब मानव मेड साइकिल घुसता है तो यहां तक कटता है। ओके, मेरी बात का जवाब मिला आपको? संजीव जी कौन है? जी प्लांट्स जो अभी ट्रेंड में है, हाँ, जैसे आम के, अमरूद के, चीकू के छोटे छोटे प्लांट्स में लोग बालकनी में उगा रहे हैं, इसका आने वाले समय में पर्यावरण पे और हेल्थ पे क्या असर होगा, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल जो आपने अभी बताया कि 5 डैम और ये सब जो है, तो ये जब कुछ नुकसान होगा तो इसका असर कहाँ तक जाएगा भारत में, और क्या ये टेक्टोनिक प्लेट को भी असर करेगा? कहने वालों ने यहां तक कह दिया है आधा हिमालय की 6000 फीट से ऊंची जितनी भी चोटियां हैं वो फ्लैट हो जाएंगी, यहां तक जाएगा। क्योंकि हिमालय क्या स्टेबल पहाड़ नहीं है, हिमालय अभी भी विकसित हो रहा है। और जब ये पानी का चक्र होता है, पानी का चक्र ऊपर चलता है या नीचे भी चलता है? हेलो, नीचे भी चलता है। तो वो क्या कर रहा है, पूरे के पूरे चारों तरफ उसकी जो ढलान है उनको प्रभावित कर रहा है। उसमें जो ह्यूमिडिटी है, उसमें जो पानी है, उसमें जो पर्कुलेशन है, सबको प्रभावित कर रहा है और धरती के दबाव को भी प्रभावित कर रहा है। तो जैसा वो अम्मा ने कहा था कि जब जब अतिवृष्टि हुई है तो भयंकर भूकंप भी साथ में आए हैं, और उसके साथ तीसरा साइकिल भी जुड़ा है। जब जब अतिवृष्टि हुई है, भूकंप आए हैं, तब तब महामारी भी साथ में आई है। पिछली बार जब यह हुआ था तो तीनों साइकिल मिले थे, तो भारत में लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। उस समय भारत की पॉपुलेशन लगभग 30 करोड़ के करीब थी, उसमें से 30 लाख मर गए थे। वो मध्य भारत में आया था। वही घटना का असर, सबसे बुरा जो असर है इसका, जो सबसे बुरा असर हुआ था वो हरियाणा के ऊपर हुआ था। और जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि 1880-90 से 1900 के बीच में हरियाणा की 70% पॉपुलेशन साफ हो गई थी। कितनी? क्योंकि इतिहास में ये घटनाएं सामाजिक हैं, इनका राजनीतिज्ञों को कुछ लेना देना नहीं है, उनको कोई फायदा नहीं होता। वो इन घटनाओं को कभी दर्ज नहीं करते ताकि मानव इसके बारे में चौकन्ना ना हो जाए, जाग ना उठे, क्रांति ना कर दे, विरोध ना कर दे। इसलिए ऐसी घटनाओं को नहीं बताया जाता। और बोनासाई प्लांट के बारे में वो डॉक्टर हैं, वो ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। अभी नहीं, वो मेरी एक्सपर्टीज का विषय नहीं है। पर आपको भी पता है, छोटा खाओगे, मोटा खाओगे, प्राकृतिक खाओगे, वैक्सीन वाला खाओगे, नेचुरल खाओगे, आर्टिफिशियल खाओगे, तो उससे क्या क्या हो सकता है उसकी कल्पना आप सब कर सकते हैं। मेरे पास तथ्य नहीं है। मैंने बोल दिया ना भूकंप, यार भूकंप बोला मैंने। सभी को नमस्ते जी। मेरा एक 2 आंतरिक प्रश्न था जो कि मैं अभी आपको नहीं पूछूंगा और मैं आपको कभी वो आंसर, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। मैं आपको पूछूंगा भी नहीं और छोड़ूंगा भी नहीं। लेकिन मेरा अभी 2 सार्वजनिक। ये क्या कहा वैसे इसने? छोड़ूंगा का मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये आंसर आपसे पूछूंगा जरूर, कभी मौका मिलेगा। ये कहता पूछूंगा भी नहीं और छोड़ूंगा भी नहीं, इसका क्या मतलब है? पूछूंगा जरूर, छोड़ूंगा नहीं। जरूर पूछूंगा। ठीक है। ये तुम्हारी मेरे प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति है या? बताओ ना। मैं बड़ा उत्सुक हूं
और मैं अभी एक और सार्वजनिक प्रश्न आपको पूछूंगा। जी और पहला पानी दे दो यार। क्वेश्चन है हाँ कि मैं एक बच्चा को देखा जो 4 क्लास में पढ़ता है, 4th क्लास में, और थोड़ा मतलब बुद्धि उसका ज्यादा है, वो उनका क्लास में वो बच्चों को लेक्चर दे रहा है। और इसमें खाता जो कॉपी में लिखा है कुछ रिसर्च के बारे में, वो उसमें लिखा है कि कोई यूरोपियन गॉड के बारे में वो बोल रहा था। वो यूरोपियन गॉड था जो इसमें वो बता रहा है कि ऐसा एक यूरोपियन गॉड है जो कि आप जो सोच रहे हो वो आप सोचने के तुरंत बाद वो उसको पता चल जाता है। और बोल रहा है वो लड़का कि और ये आपको पता चल दादा, ये भी आंतरिक प्रश्न है, हम आंतरिक रूप पे इसका जवाब दे देंगे, छोड़ो उसको। और एक वो भी आंतरिक है, हम बाद में कर लेंगे। नहीं, ये छोटा सा प्रश्न है हाँ कि ये जो पृथ्वी हमको घूमने का जो पढ़ा रहे हैं कि घूम रहा है 24 घंटे में, ये एक्चुअल में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? एलन मस्क से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, वो रैकेट वैकेट छोड़ रहा है, जाके दिखाओ। कुछ मैं कुछ साथियों ने प्रश्न जो है मेरे को लिख के दिए, मैं प्रश्न पढ़वा वो व्यक्ति की पूछ ग्राम पंचायत के विकास के लिए प्रश्न पूछा है, किसने पूछा है? जी उन्हीं को दे दो। ये एक्चुअली ये सेशन इसलिए किया जा रहा है कि हम सबकी भागीदारी हो सके, है ना, और बैठे बैठे सो ना जाए लोग। और हमें यह भी पता चलना चाहिए कि आप लोगों की चिंताएं, सोच समझ, चिंतन मनन, अध्ययन का विषय कहां कहां तक जा रहा है, और उसमें हम सामूहिक रूप से कैसे एक दूसरे को सहयोगी हो सकते हैं। इसलिए जी सर्वथा नमस्ते। नमस्ते जी। ग्राम पंचायत के विकास के लिए ग्राम पंचायत से राज्य सरकार तक के क्रम को और विभागों को जहां से योजनाएं निकलती है बनती है, उन विभागों को कैसे जाने और पंचायत के लिए फंड की व्यवस्था कैसे करें? ठीक है। दूसरा सवाल एक और है इसमें, कोई इससे संबंधित कोई जानकारी वाली पुस्तक हो तो वो भी सुझाव दें। ठीक है, अच्छी किताबें हैं, कुछ उपलब्ध हैं। हाँ मैं दूंगा वो। अभी जो संदर्भ हमने पैदा कर लिया अभी उसके ऊपर रहते हैं। हाँ भी वो कोने में, जल्दी आ जाओ अंदर सामने। नमस्ते जी हाँ सर, ये जो एडीएसडी है जिसको आजकल हम देख रहे हैं कि एडीएसडी को एक प्रॉब्लम डिक्लेयर कर दिया है, वेस्ट ने है और इंडिया ने भी। मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ तो मुझे भी वो लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। तो आपका मैं इंसाइट जानना चाहूंगा कि एडीएसडी एक प्रॉब्लम है या वो पर्यावरण के साथ या ह्यूमन जीन के साथ छेड़छाड़ हुई है, उसका आउटकम है? इसका निर्धारण हम कैसे करें? एडीएसडी बेसिकली आपके हिसाब से है क्या? मेरे हिसाब से वो अटेंशन डेफिसिट ऑर्डर है कि मैं काफी देर तक आपको नहीं सुन सकता, तो मुझे एडीएसडी है, ऐसा डिफाइन किया हुआ है वेस्ट ने। अच्छा, मैंने अटेंशन डेफिसिट। ठीक है, एडीएसडीए जो है चलिए इसको दूसरे तरीके से इसका जवाब देते हैं, क्योंकि कोई भी प्रश्न का जो जवाब है वो 3 लेवल पे दिया जा सकता है। तार्किक रूप से, लॉजिकली, तात्विक रूप से उसका फंडामेंटल समझ के, उसका सिद्धांत समझ के, और तीसरा व्यवहारिकली कि चलती का नाम बाड़ी, इसको सेटिस्फाई करने के लिए इसका जवाब दे दिया जाए। कौन सा जवाब चाहिए? तार्किक चाहिए, तात्विक चाहिए, व्यवहारिक? जो तार्किक होता है वो ईगो ट्रिप पे चलता है, तात्विक है वो सबके बेनिफिट के लिए होता है, व्यवहारिक क्या होता है? वो चलती का नाम गाड़ी, एंटरटेनिंग होता है। बोलो, तात्विक चाहिए। ओके, आदमी में, इंसान में, ध्यान से सुनिए माताएं, पिता, नेतृत्व, जल्दी ध्यान से सुनिए, क्योंकि प्रश्न एक ही आयाम में नहीं होता, कई आयाम में फैलता है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 प्रवृत्तियां हर जीव की कॉमन है, हर एक जीव में ये पाई जाती है। मानव है जिसमें 5वीं प्रवृत्ति भी पाई जाती है। वो क्या है? उस प्रवृत्ति को कहते हैं उसका ध्यान, उसका फोकस, उसकी कॉन्शियसनेस,
राइट, उसकी चेतना, वो अपनी चेतना को मन चाहे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, राइट। तो उसको हम बोलते हैं ध्यान। तो ध्यान को इस्तेमाल करने के लिए 3 क्रियाएं करता है इंसान। पहला, ध्यान लेना या खींचना। जैसे बच्चा 90% क्या कर रहा होता है, या तो ध्यान खींच रहा होता है या खेल रहा होता है, या सुनो। तो जब उसको भूख लग रही होती है, जब वो जिद कर रहा होता है, जब वो टेंट्रम कर रहा होता है, जब वो मम्मी की चापलूसी कर रहा होता है, मम्मा मम्मा, पापा पापा, जब वो शिकायत कर रहा होता है, वो क्या कर रहा होता है, ध्यान खींच रहा होता है, राइट। अच्छा, और दूसरा होता है ध्यान देना। मम्मी जब उसको पीछे पीछे पड़ी रहती है, बेटा ये नहीं, बेटा वो नहीं, बेटा लग जाएगी, बेटा खाना खा ले, बेटा पानी पी ले, बेटा सो जा, राइट, बेटा ऐसा मत कर, बेटा वैसा मत कर, बेटा ये कर ले, वो क्या कर रही है, ध्यान दे रही है। और जब बच्चा अपनी खेल में मस्त है, उसको क्या कहते हैं, वो ध्यान में रहना, वो मग्न है अपने आप में, वो ध्यान में मग्न है, वो एंजॉय कर रहा है, वो कहीं बाहर, उसका ध्यान इधर नहीं जा रहा, उधर नहीं जा रहा, ना वो खींच रहा है ना वो दे रहा है, वो क्या कर रहा है, ध्यान में जो उसके अंदर चल रहा है, जो उस समय चल रहा है, वो उसके साथ वो संतुष्ट है, मस्त है, मगन है। उसको बोलते हैं ध्यान में रहना। अब ये मोटी मोटी बात है। अब इस चीज से, परंतु इंसान तो ये तीनों काम करता है, कभी वो लेता है, कभी वो देता है, और कभी वो रहता है। अब ये इंसान को पहचानने का पैमाना है कि वो अपने ध्यान का कैसे इस्तेमाल करता है। क्योंकि मानव के लिए सबसे कीमती वस्तु कौन सी है, शरीर नहीं, शरीर तो जानवरों के पास भी है, और शायद आपसे ज्यादा बेहतर है। हेलो, उनके पास शरीर तो आपसे बेहतर है। एक वस्तु है जो केवल आपके पास है, जो जानवरों के पास नहीं है, वो है ध्यान, और अपने ध्यान को स्वनियंत्रित, स्वनिर्देशित को कर लेना, राइट। और इंसान से भगवान होने की क्रिया की जो सारी यात्रा इसी ध्यान की सीढ़ी पे चलने वाली है, राइट। और एजुकेशन का असर डिग्री के साथ होना चाहिए या ध्यान के साथ होना चाहिए, कि मैं अपनी जो कॉन्शियसनेस है, मैं अपना जो फोकस है, मैं अपनी जो थिंकिंग है, मैं अपनी जो चेतना है, उसको मन चाहे तरीके से जब जहां देना है, जहां से लेना है और जहां पे रहना है, उसको निर्देशित कर सकूं। जो ये कर सके वो सच्चा इंसान, वो मैच्योर इंसान, वो दिव्य इंसान, वो महान इंसान, वो इंसान कहने लायक इंसान। परंतु सभी ऐसे नहीं है। पर सब में क्या होता है कि इसकी कईयों में इसकी किसी एक गुण की ज्यादा अधिकता होती है और दूसरे गुण की कमी होती है। उसको बोलते हैं सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। तो उसने कौन सा सिंड्रोम बोला? एडीएचडीए। एडीएचडी ध्यान देने का सिंड्रोम है, ध्यान में रहने का सिंड्रोम है, या ध्यान खींचने का सिंड्रोम? हेलो। तो कुछ लोगों में, ठीक है, बच्चे नैसर्गिक रूप से ध्यान खींचने वाले होते हैं, राइट। और वो ये ध्यान खींचने की जो कम क्षमता है ना, वो फूलों में भी होती है, राइट। और वो बिल्ली में भी होती है और हर जानवर के बच्चे में होती है, यस और नो? तो बरबस ही अपना ध्यान लेता है, और ध्यान, जितना ध्यान उसको मिलता है उतना उसका खाना, पानी, सुविधा, महत्व उसको मिलता है। तो जितना अच्छी तरीके से वो ध्यान खींचेगा उतनी अच्छी तरीके से वो सरवाइव करेगा। और यही फिनोमिनन को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या कर रहा है? पौधे ने अपनी संतति को बढ़ाना है, परंतु वो जा नहीं सकता मेटिंग करने के लिए, तो वो क्या करता है? अपना फूल तुम्हें भेजा है खत में, तो वो क्या करता है? ठीक है, तेरा नन्ना सा कासिद
तो वो क्या कर रहा है, किसी एजेंट के थ्रू अपना प्रेमा व्यवहार किसी को बेचता है, राइट। उसके लिए डाकिया या कासिद कहते हैं, हम उसको अंग्रेजी में पॉलिनेशन एजेंट कह रहे हैं। परंतु वो क्या कहता है, पॉलिनेशन एजेंट तुम्हारे पास क्यों आएगा, तो आपको उसको बदले में कुछ देना पड़ेगा। तो पौधे क्या देते हैं, पौधे क्या देते हैं, ऑक्सीजन नहीं, पॉलिनेशन एजेंट को क्या देते हैं, पौधे क्या देते हैं, वो पराग देते हैं, वो फूल देते हैं, वो सुगंध देते हैं, वो कलर देते हैं, वो शेप देते हैं, वो विधि विधि तरह के, क्योंकि पॉलिनेशन एजेंट कम है और पौधे बहुत ज्यादा है, तो उसको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ करना है। तो उनको आकर्षित करने के लिए जो उनको चाहिए वो उनको देते हैं। तो मधुमक्खियों को क्या चाहिए, पक्षियों को क्या चाहिए, कीड़ों को क्या चाहिए, तो जो उनको चाहिए पौधे उसको दे देते हैं, और बदले में वो अननोइंगली पौधे को वो दे देते हैं जो पबला दे सकते हैं। ये सह संबंध की ध्यान लेने और ध्यान देने की प्रक्रिया है, जो प्रकृति में इतने सुव्यवस्थित तरीके से चलती है। और दुनिया में जितनी भी खूबसूरती है, जितनी भी वैविधता है, ये इसी एक फिनोमिनन से पैदा हुई है। बात समझ में आ रही है, देखने में बड़ी छोटी सी है, परंतु प्रकृति को समझने में बहुत गहरी बात है। परंतु इंसान को समझने में वो और ज्यादा गहरी है। कैसे, कि कुछ लोग शरीर से तो बड़े हो जाते हैं, दिमाग से नहीं होते। तो जो दिमाग से नहीं बड़े होते वो ध्यान देते रहते हैं, लेते रहते हैं, या रहते रहते हैं, हेलो, रहते रहते हैं, राइट। जब एक आजकल की लड़कियां, जिनको हम कभी मॉडल कहते हैं, कभी फैशनेबल कहते हैं, कभी आजकल उनके लिए और बड़ा अच्छा शब्द है, ठीक है, वो बिकनी पैंटीज पहन के उनको बोला जाता है इन्फ्लुएंसर। क्या बोला जाता है, इन्फ्लुएंसर। वो असल में क्या कर रही है, वो ध्यान दे रही हैं, ध्यान में बैठी हैं, या ध्यान ले रही हैं। और सालो तुम क्या कर रहे हो, और इसका पॉलिनेशन एजेंट ये है, ये क्या है, ये इंसानी अटेंशन का पॉलिनेशन एजेंट है। यानी कुछ लोग लेने वाले हैं और इतने वाले देने वाले हैं। कितने फराग दिल, कितने तहे दिल, कितने नवाब दिल लोग हैं, राइट। कितने नरम है, कितने सख्त हैं, कहीं तो नरम नरम, कहीं तो सख्त सख्त। और सुंदरता की परिभाषा हो गई है कि अपना स्किन दिखाओ, और अब परिभाषा इतनी बदल गई है सोशल मीडिया में और एआई में कि आप दिखाना चाहते हो कि नहीं, आप कुछ भी बना सकते हो और आप कुछ भी देखते हो, और उसका असली होना, वास्तविक होना जरूरी नहीं है। फिर भी आपका जो ध्यान है खींचने के लिए कल्पनाएं बनाई जा सकती हैं, कल्पनाएं गढ़ी जा सकती हैं, और इसलिए इंसान का जो ध्यान है अब वो वास्तविक से निकल के, रियलिटी से निकल के कहां जाके फंस गया है, कल्पनाओं में, और उसको फंसाया जा रहा है। अब एक और बड़ा प्रश्न है उसका, कि बच्चों की नैसर्गिक एबिलिटी होती है ध्यान लेना, माता पिता का नैसर्गिक गुण होता है ध्यान देना, और संत का नैसर्गिक गुण होता है ध्यान में रहना। और जनता सरकार मोर्चे का जो मूल सत्र है वो क्या सिखाता है आपको, ध्यान में रहना। कितनों ने सीखा ध्यान में रहना, और कितनों को स्वाद आ गया, और कितनों को विश्वास हो गया कि हमको भी आके रहेगा, और कितनों की कमिटमेंट है कि हम भी लेके रहेंगे। पर उसके लिए नियम यह है कि जितने भूखे होगे उतना कम लगेगा। उसका नियम है, ये कली जब तक फूल बनकर खिले इंतजार करते रहो। ओके, एक मिनट रुक जाइए।
मैं विषय बहुत मुश्किल से बिल्ड करता हूं, अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अल्टीमेट क्या बात तो मुझे कहनी है। परंतु अगर एक व्यक्ति जरूरत, जो नैसर्गिक जरूरत की सीमा पार करके भी उसी जरूरत में फंसा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? बीमार, इमेच्योर, अबोध, राइट? नहीं, उसको कहते हैं महान नेता। अब मैं कुछ 100 लोगों का नाम दूंगा जो उम्र में तो बड़े हो गए, परंतु उनका जो धंधा है, उनका जो जीवन है, वो फंसा हुआ है ध्यान देने में नहीं। उनको रोल दे दिया है ध्यान देने का, और वो कर रहे हैं ध्यान लेने का। ऐश्वर्या राय का काम क्या है? उसको विश्व सुंदरी का खिताब दिया गया कि अब तू मानव के लिए जितना जो चाहिए था तुमको दे दिया गया, कि अब तू सबकी ओर ध्यान दे। और वो क्या कर रही है? ध्यान देने की बजाय ध्यान ले रही है। अमिताभ बच्चन, वो ध्यान दे रहा है या ले रहा है? उसको इस सदी का महानतम नायक बोल दिया गया, और उसकी ले दे के औकात ये है कि 82 साल की उम्र में भी वो ध्यान ले रहा है। और अभी एक साहिब गुजर गए, वो भी यही कर रहे थे। कपिल शर्मा के शो में मतलब 89 की उम्र में आके भी वो चुटकुले सुना रहे थे। और एक जो हर मंच पे आके, भाई और बहनों, तो वो जो कर रहे हैं, उनको नेता चुना गया है, उसको पंतप्रधान चुना गया है, उनको भारत का प्रधान सेवक बनाया गया है, ध्यान देने के लिए या ध्यान लेने के लिए। और उन्होंने आज तक किया क्या है? यही आपका सौभाग्य है। तो जहां ध्यान देना था, वहां सिर्फ और सिर्फ लिया जा रहा है, और उसको इलेक्शन स्ट्रेटजी कहा जा रहा है। उसको मास्टर स्ट्रोक किया जा रहा है। मीडिया भी आपका, ध्यान भी आपका, वोट भी आपकी, टाइम भी आपका, मनी भी आपकी, ताकत भी आपकी। दैट इज कॉल्ड ADHD, राइट? और ADHD बच्चों तक सीमित नहीं है। और जितने भी इस देश में ज्यादातर महान लोग हुए हैं, वो ADHD ग्रसित है। दुर्भाग्य की बात है ये। और इस देश में ऐसे भी महान लोग थे जो ADHD से ग्रसित नहीं थे। उनका गुण था कि छोटी से छोटी समस्या पर भी उन्होंने ध्यान दिया। जहां लोग आजादी के, झूठी आजादी के नाम पे जश्न लगा रहे थे, जहां 30 लाख लोग कट के मर रहे थे, वो उसका जश्न मना रहे थे दोनों तरफ। और वो एक बुढ़ा आदमी दंगे रोकने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर भूख हड़ताल कर रहा था। ये ध्यान दे रहा था, ले रहा था, या रह रहा था? इसीलिए इसको बापू कहते हैं। ये है जांचने के पैमाने, राइट? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपका पैमाना नहीं हो रही, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मैसेज ध्यान देने के लिए लिखे जाते हैं, लेने के लिए लिखे जाते हैं, या रहने के लिए रहना सिखाते हैं आपको। वो आपके ध्यान को भटकाने के लिए और अपनी तरफ खींचने के लिए। और जो सारे के सारे बैठ के व्हाट्सएप खेल रहे हो, सोशल मीडिया खेल रहे हो, यूट्यूब खेल रहे हो, वीडियो खेल रहे हो, ध्यान दे रहे हो, ले रहे हो? राइट? और जो घटना यहां घटी, वो ध्यान देने के लिए घटी है, ध्यान लेने के लिए घटी? और ये इतना खतरनाक सिंड्रोम है, और ये सिंड्रोम केवल इंसान में पाया जाता है, राइट? वो इतनी सी ध्यान खींचने के लिए अपनी सारी जिंदगी दांव पे लगा देता है। तो सारा का सारा बॉलीवुड किसके लिए है?
उनको कहते हैं वो हमारे ध्यान के पैरासाइट्स हैं। सारा का सारा फैशन इंडस्ट्री ध्यान का पैरासाइट है। सारे के सारे पॉलिटिशियन हमारे ध्यान की पैरासाइट हैं। सारे के सारा मॉडल, सारी के सारी एडवर्टीजमेंट और सारी के सारी सो कॉल्ड डिजाइनिंग आर्ट इंडस्ट्री, वो उसका काम ध्यान देना होना चाहिए था। वो ध्यान खींच रही है। वो अधिक ले रहे हैं या कुछ दे रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ पूरी मानवता का सबसे बड़ा अवसर कि इस प्रकृति को ध्यान दे के और ध्यान में रह के हम प्रकृति के सारे रहस्यों को खोल सकते थे, परंतु वो हमारा सारा ध्यान लूट के ले जाते हैं। एक खबर से, एक एआई वीडियो से, एक न्यूज से, एक नारे से, एक झूठी खबर से। राइट? अगर अपनी जिंदगी का मूल्यांकन करना चाहते हो तो आप देख लो कि तुम कहां खड़े हो अपने मानव होने के मतलब। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी जिंदगी ध्यान लेने में जा रही है, ध्यान देने में जा रही है, या ध्यान में रहने में जा रही है? और जो साधु वेश में बैठे हैं उनसे क्या अपेक्षित थी? ध्यान में रहना। जो नेता था उससे क्या अपेक्षा थी? ध्यान देना। और वो क्या में किसमें लगे हुए हैं? ध्यान लेने में। इसी का नाम कलयुग है, जब पूरा साइकिल उल्टा हो गया, पूरी मानवता का साइकिल उल्टा हो गया। इसलिए तुम दाता हो और वो भिखारी है। और जिनको भिखारी कहा जाना चाहिए था उनको हमने महान नेता, महान दाता, महान हीरोज, महान नायक बना दिया, जो 100 रुपल्ली में बिकते हैं। राइट? और वो आपका ध्यान खरीदने लगे हैं, वो आपका ध्यान चुराने लगे हैं, और वो ध्यान के ऊपर आपका डाका मारने लगे हैं, क्योंकि आपके ध्यान को, आपने अपने ध्यान को कभी समझा ही नहीं। क्योंकि समझ गए होते तो अपने ध्यान को की रक्षा करते। तो इसलिए जनता सरकार मोर्चे का हर योद्धा को अपने ध्यान की पहरेदारी करनी पड़ेगी। फालतू मुद्दों के ऊपर, फालतू बातों के ऊपर, फालतू झगड़ों के ऊपर अब ध्यान देने का समय नहीं है। क्योंकि प्रकृति उस नाजुक दौर पे पहुंच गई है, हमने प्रकृति को इतना निचोड़ लिया है कि अब प्रकृति थोड़ी सी भी और फ्लिप हुई तो हम लोग एक छठी जन विलुप्ति, जीव विलुप्ति के सहारे पे खड़े हैं। अब ये मैन मेड होगी और प्रकृति उसके सारे के सारे सिग्नल दे रही है। और ये जो मैन मेड प्रवृत्ति है, ध्यान लेने की, धन लेने की, लाभ लेने की, सत्ता लेने की, ये सब एडीएचडी में ही आते हैं। गॉट इट? तो ये जो लेने की प्रवृत्ति है वो कितनों का ले रहे हैं? इस धरती के मात्र 46 लोग, इस पूरी की पूरी मानव जाति का 77% धन, संपदा, ध्यान, चेतना, निर्णय, जागृति, अनुभूति, अवसर और राइट सब खा गए। और वो लोग महान हैं या शूद्र हैं? राइट? राइट? तो यही सबसे, इसको कलयुग कहते हैं, जब सब उल्टा पुल्टा नजर आता है। ओके? ओ भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये जो सत्र चल रहा है इसके कंटेंट को समझिए। संजीव जी, आप जो है सामने बैठे हो, जनता सरकार मोर्चे का प्रत्येक कार्यकर्ता, जिन लोगों को हमारा ध्यान रखना चाहिए था, हम पर ध्यान देना चाहिए था, और वो उल्टा हमारा ध्यान ले रहे हैं, तो हमको समाज में जाकर के ऐसे लोगों की क्लास हमको लेनी है। इसलिए आपको प्रश्नों के माध्यम से खोलने का प्रयास है। और आप ये जो लिख करके दे रहे हो प्रश्न, ये ध्येय नहीं है इसका। आपको प्रश्न पूछना है। आप
नोट अपनी पहले लिख सकते हैं डायरी में, लेकिन वो माइक से ही आप प्रश्न पूछे ताकि आप अंदर से खुले और समाज में जाकर के बोलना जो है, माइक हाथ में लें और बोले, लोगों के सवाल जवाब आएंगे, ये ध्येय है उनका। वो समझ गए, आगे पूछने दो उनको। ये प्रश्न है, क्या वर्तमान भारत में भी भारत देश की निगरानी सैटेलाइट से हो रही है? आपका काहे भारत देश पे इतने फोकस हो, कहां की निगरानी नहीं हो रही है? हाँ हाँ, देखिए, जो सैटेलाइट है वो ध्यान लेने की प्रक्रिया है या ध्यान देने की प्रक्रिया है? तो ध्यान, जो सैटेलाइट है वो आपसे ज्यादा महान है, वो ज्यादा फोकस है, क्योंकि वो ध्यान देता है। परंतु जिन्होंने वो सैटेलाइट लगाए हैं, वो आप पे ध्यान देने के लिए सैटेलाइट लगा रहे हैं, या आपका ध्यान लेने के लिए, या भटकाने के लिए, या खत्म करने के लिए? इसलिए वो लोग संत में आएंगे, परिपक्व में आएंगे, शूद्रों में आएंगे, या दानवों में आएंगे, ऐसे है। जी, मेरा दूसरा प्रश्न है। इसलिए एक मिनट मैं कह दूं तो मम्मियों, मम्मी का काम है कि जब बच्चा छोटा है और जिस जिस चीज के ऊपर वो ध्यान आकर्षित कर रहा है वो ध्यान दे, परंतु उसका प्रयास ये हो कि वो ध्यान लेने वाले से ध्यान देने वाला और ध्यान देने वाले से ध्यान में रहने वाला के रूप में विकसित हो। ये पेरेंटिंग का सार है। पापाओं का भी यही काम है, राइट? जब स्त्री बनती संवरती है वो ध्यान ले रही है, जब वो रो रही है तो वो ध्यान ले रही है, जब वो कह रही है तो वो ध्यान ले रही है। तो हमारा काम क्या है? उनके ऊपर ध्यान देना। और जब वो ध्यान दे दें तो आपका काम ये नहीं है कि लेते ही रहो, आपका काम है आप भी दो, परंतु अंत में दोनों एक साथ मिलके ऐसे जियो कि ध्यान में रह सको। ये मात्र भारत की सनातन संस्कृति का उद्देश्य है कि ऐसा जीवन हो, ऐसा परिवार हो, ऐसी समाज व्यवस्था हो, ऐसी प्रकृति व्यवस्था हो कि हर मानव अपने पूर्ण ध्यान को, पूर्ण अनुभूति को, पूर्ण क्षमता को उपलब्ध हो सके और एक दूसरे के हम सहायक हो सके, राइट? तो ध्यान लीजिए, बिल्कुल लीजिए, ध्यान दीजिए, बिल्कुल दीजिए, पर लेन देन में मत फंसे रहिए। अपना जो असली खजाना है वो अपने पास भी रखिए, अपना ध्यान अपने पास भी रखिए। और जनता सरकार मोर्चे में, क्योंकि हम इतने बड़े विषयों पे, दुनिया का क्या कोई ऐसा मंच है जो इतने विषयों के ऊपर एक साथ चिंतन, मंथन और संवाद करता हो? उसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो हम अपना संतुलन बना सकें, इसलिए जितना हमें बाहर जाना है उतना अंदर भी डुबकी लगानी, तभी यह संतुलन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। इसलिए हमारा सबसे महत्वपूर्ण सेशन सुबह का है। यस, ये दूसरा क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, कौन है? समुद्र एवं पृथ्वी के जो आंतरिक भागों में इंटरनेट और जो केबलों से जो वायर डाले गए हैं, उसके वर्तमान में क्या प्रभाव प्रकृति पर पड़ रहे हैं? और अगला क्वेश्चन, दुनिया का सारा ध्यान कंट्रोल कर लिया गया है, वो जहां चाहे उसका ध्यान भटका सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो जो प्रकृति के ऊपर असर पड़ रहा है वो तो वो छोटे हैं, उनको तो शायद प्रकृति डील कर ले, पर मानव के ध्यान को जिस तरीके से मैनिपुलेट कर लिया है और उसका जो असर प्रकृति पे पड़ रहा है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे तीसरा क्वेश्चन मेरा है, क्योंकि वो आपसे इंटरनेट के माध्यम से वो अल्टीमेटली आपके वो किसी वस्तु को तो मैनिपुलेट नहीं कर रहे, यस, वो आपके ध्यान को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपकी इच्छाओं को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके डाटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, राइट? आपके व्यवहार को मैनिपुलेट कर रहे हैं,
आपके खरीद और बेच को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपकी ओपिनियन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपकी वोट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपकी सोच को मैनिपुलेट कर रहे हैं, राइट? आपके संबंधों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपकी सेहत को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपकी इकोनॉमी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और अल्टीमेटली प्रकृति के आदमी लगातार प्रकृति से लेता जाए लेता जाए लेता जाए और प्रकृति के सहारे कुछ भी ना छोड़े, यहां तक जा रहे हैं। इसलिए इतना बुरा उसके ऊपर प्रभाव है। वो छोटी सी चीज है परंतु वो पूरी की पूरी प्रकृति के सारे साइकिल को तोड़ रही है। इतना बुरा प्रभाव है उसका। मेरा तीसरा क्वेश्चन, जैसे देश के उद्योगपति एवं नेता और एक्टर लोग, वो भी इंसान है, उन्होंने भी पृथ्वी पे रहना है, पर अभी पृथ्वी की और पूरा साइकिल चक्र में कर सकते हैं। ओके, आपदा और युद्ध में क्या अंतर है? मैं गॉट इट, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। कहाँ जाके अपना फ्यूचर, अपने बच्चों को कहाँ रखेंगे? बहुत अच्छा सवाल है कि वो भी तो इंसान हैं जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जो दंगे फैला रहे हैं, जो युद्ध कर रहे हैं, जो लोगों को मार रहे हैं, जो वैक्सीन बना रहे हैं, जो डीपॉपुलेशन कर रहे हैं, जो लोगों को लूट रहे हैं, जो लोगों को गुलाम कर रहे हैं, वो भी तो इंसान है। क्या उनकी भी इंसानियत नहीं है? जो बीमारियां फैला रहे हैं, जो डीएनए चेंज कर रहे हैं, राइट, ठीक है, जो कंट्रोल कर रहे हैं, जो हर चीज को दूषित कर रहे हैं, हर चीज में जहर डाल रहे हैं, वो भी तो इंसान है। वो कहां जाके जिएंगे? वो अगले प्लेनेट पे जाके जिएंगे? नहीं। आप समझो, दो चीजें होती है, एक होती है युद्ध, एक होती है आपदा, और एक होती है विनाश। क्योंकि जिसको आप विनाश की तरह देख रहे हो, वो लोग उसको युद्ध की तरह देख रहे हैं। युद्ध का मतलब क्या होता है कि सीमाओं पे युद्ध होता है पर राजधानियों में बल्ले बल्ले होती है। क्योंकि वो समझते हैं हम इससे डायरेक्टली, वो किसानों के बच्चे मर रहे हैं, मजदूरों के बच्चे मर रहे हैं, हमारे बच्चे तो विदेशों में जाके, चाइना में जाके व्यापार करके, नौकरियां करके, ठीक है, अपना ध्यान, अपनी क्षमता, अपना पोटेंशियल, अपनी जवानी बेच बेच के डॉलर कमा रहे हैं। तो हमारे लिए वो तो धंधा है। या सुनो, नो, क्योंकि वो क्या करते हैं कि इससे उनका नुकसान होगा, हमारा नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए कमाने और नुकसान दोनों अलग अलग जगह पे हो रहे हैं, दोनों एक साथ नहीं होते। इसलिए हम हो रहा विनाश है परंतु हम उसको व्यापार की तरह, युद्ध की तरह, मॉडल की तरह, आपदा की तरफ देखते हैं, और देखते हैं कि दुनिया में जो आपदाएं हैं वो सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल है। दुनिया में आपदाएं सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल है, क्योंकि सरकारों को बड़े बड़े लोन लेने का मौका मिलता है और बड़े बड़े ठेके देने का मौका मिलता है, उससे बड़ा बड़ा माल कमाया जाता है, राइट। आपदाएं क्रिएट करके नए नए कानून पास किए जाते हैं, उससे नई नई प्रोजेक्ट डाले जाते हैं, नए नए प्रोडक्ट लाए जाते हैं, नए नए साधनों का कंट्रोल ट्रांसफर किया जाता है, राइट। और मानवता के इतिहास की क्षमताओं को, राइट्स को कुचला जाता है। यह उनके लिए एक अवसर की तरह है, यह बिजनेस मॉडल की तरह है। और इंसान यही खेलता है। और इंसान क्या खेलता है? ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, जिसको हम व्यवस्था नहीं कहेंगे, अव्यवस्था कहेंगे, जिसमें आज हम जी रहे हैं, जिसको हम विकसित समाज कह रहे हैं, जिसको सबसे डेवलप समाज कह रहे हैं, जिसको हम जीडीपी कह रहे हैं, राइट, जिसको हम पावरफुल कह रहे हैं, ये व्यवस्था है या अव्यवस्था है? ये किसने बनाई? मानव ने बनाई। ये मानव निर्मित अव्यवस्था है। परंतु ये व्यवस्था ऐसी क्यों है? ये ऐसी इसलिए है, एक मिनट, ये ऐसी इसलिए है क्योंकि इसमें एक नहीं 4 किस्म के लोग हैं। एक है जो व्यवस्थाओं को बनाते हैं, और दूसरे हैं, और इस व्यवस्था में वो जो उनके पूर्ण सत्ता और लाभ के लिए को नियंत्रण करते हैं। ये पहला वर्ग है, सत्ता वाला। ओ भाई, दादा, ओ दादा, इधर। तो जो सारी व्यवस्था बनाई जाती है, तो कुछ लोग जो नियंत्रक होते हैं व्यवस्था के, वो सत्ता और लाभ कमाते हैं। दूसरे कौन होते हैं? वो गिने चुने 1% से कम आदमी होते हैं। वो आज भी गिने चुने थे, वो 1000 साल पहले भी और 10,000 साल पहले भी वो गिने चुने लोग ही थे जो सत्ताओं को और बाजार को और लाभ को नियंत्रित करते थे, राइट। उनको शोषक वर्ग कहा जाता है।
दूसरा जो वर्ग हुआ करता था वो जो होता था गुलाम वर्ग, जो शोषित वर्ग है, जो आप है। क्योंकि आपके शरीर का भी शोषण होता है, आपके साधनों का भी शोषण होता है, आपके बच्चों का भी शोषण होता है, आपके ध्यान का भी शोषण होता है, आपकी संभावनाओं का भी शोषण होता है, यस नो, और जीने के हक का भी शोषण होता है। तो एक तरफ क्या है मालिक और दूसरी तरफ क्या है गुलाम। ये एक व्यवस्था है। नहीं, अंग्रेज पहले थे, उन्होंने देखा कि नहीं, एक तीसरा वर्ग होता है, उसको बोलते हैं लाभार्थी वर्ग। वो व्यवस्था बनाता नहीं है, उसके हाथ में सत्ता नहीं होती, उसका शोषण भी नहीं होता, वो लाभार्थी वर्ग होता है, राइट। क्योंकि जैसे जब आप पार्टी करते हो तो कुछ छूट जाता है ना, वो उसकी मलाई चाट लेते हैं, कुछ लोग उसके जूठन बचा हुआ चाट लेते हैं। वो कौन होते हैं? पैरासाइट, लाभार्थी उसको बोलते हैं। अब आपको शोषक कौन है वो तो पता है, राजा शोषक हुआ करते थे, धर्मगुरु शोषक या वो हुआ करते थे। मैं सच्चे गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान में रहने वालों को नहीं कर रहा हूं, ध्यान खींचने वालों की बात कर रहा हूं, राइट। तो वो शोषक हुआ करते थे और जिनका ध्यान खींचा जाता था, जीवन खींचा जाता था, वो शोषित वर्ग था। ये जो बीच का वर्ग है जिसको लाभार्थी वर्ग कहते हैं, ये कौन है? मैं नाम लेता हूं, ध्यान से सुनना। ये शिक्षक कौन है? ये वकील कौन है? ये जज कौन है? ये आईएएस कौन है? ये आईपीएस कौन है? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? ये बैंकर कौन है? ये अकाउंटेंट कौन है? ये सेल्समैन कौन है? ये एक्टर कौन है? ये डायरेक्टर कौन है? ये सारा लाभार्थी वर्ग है, राइट। पर वो जिसका लाभ कमा रहे हैं वो किसका है? वो है आपका। लूट वो रहा है पर वो कुछ हिस्सा इनको माध्यम से करता है, तो इनको लाभार्थी वर्ग कहता है, ठीक है। पुराने जमाने में शोषक और शोषित बिल्कुल स्पष्ट हुआ करते थे, लाभार्थी गिने चुने बहुत थोड़े से होते थे, जिनको मंत्री संतरी कहते थे, जिनको मंत्री संतरी या बीच में शिक्षक वर्ग कहते थे या सर्विस वर्ग कहते थे इसको, है ना। ये हुआ करता था। अंग्रेज पहले थे जो शोषक बन के भारत में नहीं आए। व्यापारी लाभार्थी वर्ग होता है, वो यहां इस देश में राजा बन के नहीं आए, आक्रांता बन के नहीं आए, वो हमला करने नहीं आए, वो यहां कब्जा करने भी नहीं आए, वो मात्र यहां व्यापार करने आए थे। और उन्होंने देखा कि ये अजीब समाज है कि दुनिया में ज्यादातर या तो शोषित है या तो शोषित है, इसमें तो लाभार्थी वर्ग की बल्ले बल्ले है। मंत्री संतरी गुरु पंडे तीर्थ यात्रा, ये यात्रा वो यात्रा, ये त्योहार वो त्योहार, वहां प्रोड्यूसर को कोई नहीं पूछ रहा। ये जो बीच के बचोलिए हैं शहरों में रहने वाला, ये जो शहरों में रहने वाला वर्ग है, ये कौन सा वर्ग है? ये शोषक है या शोषित है या लाभार्थी वर्ग है? हेलो, ये मिडिल क्लास क्या है? और जिसको आज सर्विस सेक्टर कहते हैं वो क्या है? और जो इस समय दुनिया की, इंडिया की 62% जीडीपी खा के बैठा है, वो कौन बैठा है? लाभार्थी। परंतु अमेरिका में वो 92% है। कितना? परंतु वो जो इंडिया में, अमेरिका में वो 92% है, वो किसका खा रहा है? वो अमेरिका का नहीं खा रहा, वो पूरी दुनिया का खा रहा है और दुनिया के हर बच्चे का शोषण कर रहा है, अपने डॉलर के माध्यम, अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम, अपने कानूनों के माध्यम, अपने एक्सचेंज रेट के माध्यम से। वो अपनी एक्सचेंज और अपनी फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू, वो अपनी बॉन्ड्स के थ्रू, अपने युद्धों के थ्रू, अपनी टेक्नोलॉजीज के थ्रू, अपनी महामारियों के थ्रू, अपनी आपदाओं के थ्रू, वो इलेक्शन को मैनेज करके, सौदों को मैनेज करके, हर चीज को मैनेज कर रहे हैं, राइट। और उसमें उनको लाभ देने वाला लाभार्थी वर्ग वहां पर ये काम कर रहा है। और उस लाभार्थी वर्ग की जो मैक्सिमम सप्लाई है वो कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। और आप क्या कहते हो? मेरा बच्चा कनाडा गया है, राइट, $25,000 कमावे छे, राइट, अभी उसने ऑडी ली है, राइट राइट।
वो असल में आपके ही शोषक लाभार्थी हैं, जो ऐसी पॉलिसी, ऐसे नियम, ऐसी टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहे हैं जो आपका ही शोषण करके रहने वाली है। और वो उनके जो मालिक हैं वो आपका शोषण करके उनको तनख्वाहें दे रहे हैं। ये जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, टीचर हैं, वकील हैं, जज हैं, इनको आपकी दिक्कत नहीं दिखती, दिख नहीं सकती, क्योंकि वो आपके द्वारा ही पाले पोसे जाते हैं। क्योंकि अगर उनको आपका दुख तकलीफ दिखने लगा तो उनका अस्तित्व खत्म है। राइट? तो अंग्रेज पहले थे इस दुनिया में जिन्होंने लाभार्थी वर्ग को अपना मुख्य टारगेट बनाया। अंग्रेजों ने कभी भी खुद भारत को शोषण नहीं किया, उन्होंने भारत का सारा शोषण भारतीयों के द्वारा किया है। एग्जाम्पल दूं, अंग्रेज भारत आए तो 578 राजा थे, उसमें 15-20 ही मुसलमान थे, बाकी गैर मुसलमान थे। अंग्रेजों ने उनसे युद्ध किया, प्लासी की लड़ाई पहली थी, सिराजुद्दौला, उन्होंने वो जीत लिया। उसकी कहानी मैं कई बार सुना चुका हूं, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। उसका लाभार्थी कौन था? क्लाइव नहीं था, क्लाइव लाभार्थी था, असली उसका शोषक तो अमीचंद सेठ था। एक बनिया अमीचंद सेठ था, नगर सेठ कहते थे उसको, जगत सेठ कहते थे, नगर भी नहीं, जगत सेठ था वो, जिसने पूरा कलकत्ता, पूरा उड़ीसा, पूरा आंध्रा, पार्ट ऑफ बिहार, छत्तीसगढ़ और पूरा का पूरा बंगाल अंग्रेजों से, औरंगजेब से 70 लाख सोने की मोहरों यानी 70 लाख तोला सोना देके खरीदा था। और औरंगजेब कहता है बस 70 लाख, औरंगजेब को वो कहता है बस 70 लाख, ला 1 करोड़ दिया। तो औरंगजेब कहता है 1 करोड़ दिया? अरे तुझे नगर सेठ किसने कहा? तू तो जगत सेठ है। राइट? उस आदमी ने ये युद्ध जीता। उसके बाद अंग्रेजों ने देखा कि इस देश का को असली जो सत्ता चलाने वाला है वो राजा नहीं है, राजा के पीछे जो बैंकर है, ये जो नगर सेठ हैं, ये जो ब्राह्मण हैं, ये जो क्षत्रिय हैं, ये जो वैश्य हैं, राइट, और साथ साथ में यहां पे कायस्थ हैं, ये लोग हैं जो असल में सत्ता चलाते हैं। तो हमको क्या है, यहां जो सत्ताएं हैं, हमें क्या है, सैनिकों को मारना नहीं है, हमें तो ये जो बीच के इनके मंत्री संतरी इनको खरीदना है। तो उन्होंने क्या किया, हर एक राजा के मंत्री संतरी को खरीदा, जिसमें ब्राह्मण थे, जैन थे, वैश्य थे और कायस्थ थे, ज्यादातर ये वर्ग के लोग थे। राइट? कुछ क्षत्रिय भी थे। और उनको जो यहाँ के राजा जितनी तनख्वाह देते थे उससे उन्होंने 3 गुना ज्यादा तनख्वाहें दी। और उनको बोला कि तुम्हारा एक ही काम है, टैक्स हमको इकट्ठे कर लेंगे, कानून हम बना लेंगे, तुम सिर्फ राजा से पास करवाते रहना। और राजा को सारी की सारी गोरियां मुहैया करवा दी कि मौज कर। तो इस देश के 17 राजाओं ने की आत्मा जागी, उन्होंने युद्ध किया। झांसी की रानी, टीपू सुल्तान, बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, ठीक है, सिख, कर्नाटका, राइट, तो ऐसे तांत्या टोपे, राइट, पेशवा, इनकी आत्मा जागी, उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया और उनके वंश तक अंग्रेजों ने खत्म कर दिया, कोई वंशज उनका जिंदा नहीं है। बाकी के 562 जो रियासत थे उनमें से किसी ने किसी अंग्रेज के साथ कोई युद्ध नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उसके साथ सहायक संधियां की। सहायक संधि के मुताबिक टैक्स तुम इकट्ठी करो, आर्मी भी तुम रखो, नमक के कानून भी तुम बनाओ, राइट, हमको सिर्फ पैसा देते रहो, 21 तोपों की सलामी देते रहो और गोरियां सप्लाई करते रहो और मौज करो। और इन लोगों ने अगले 200 साल तक एक चूं तक नहीं की और आज उनके वंशज पार्लियामेंट में बैठे हैं। यस नो? यस नो? ये हमारे क्षत्रिय वर्ग, ये हमारे राजा वर्ग। परंतु उनके साथ वो अकेले नहीं थे, उनके साथ कौन थे? ब्राह्मण, जो सत्ता में मंत्री बन के बैठते थे, जो शिक्षक बन के बैठते थे, राइट, कायस्थ, जो उनके अकाउंटेंट्स वर्ग थे, बैंकर्स, ये लोग बैठते थे। उनको उन्होंने 3-3 गुना तनख्वाह की और उन्होंने इतना अच्छी तरह से स्वामी भक्ति निभाई
कि उन्होंने एक भी राजा की अंतरात्मा जागने ही नहीं दी, उनको हिलने ही नहीं दिया, राइट। और फिर इसमें वो बढ़ोतरी करते रहे, इसमें वो वकीलों को शामिल करते गए, फिर वो जजों को शामिल करते गए, फिर आईएएस की नौकरी बनाते गए, फिर आईपीएस बनाते गए, और सारा का सारा भारत की मनोदशा इसमें कर दी कि पूरा का पूरा भारत का जो सर्विस सेक्टर है, शिक्षा सेक्टर है, स्वास्थ्य सेक्टर है, न्याय सेक्टर है और जो धार्मिक सेक्टर है, उसको उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया? लाभार्थियों में। और ऐसी व्यवस्था बनाई कि लोग वो लाभार्थियों में चले गए, फिर अंग्रेज चले गए और यहां पे लाभार्थी छोड़ गए और उनको ये व्यवस्था सौंप गए। और ये व्यवस्था कैसे सौंपते गए? अगर इस व्यवस्था को ऐसे चलाते रहोगे तो तुम्हारा लाभ पीढ़ियों दर पीढ़ी चलता रहेगा। और उस लाभार्थी वर्ग की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक किताब पैदा की, उसको संविधान कहा गया, जिसमें गरीब का कोई अधिकार नहीं है, लाभार्थी के सारे अधिकार हैं। ये बात तो आपकी, क्योंकि यह संविधान 140 करोड़ या 150 करोड़ भारतीयों के लिए नहीं है, ये केवल और केवल मध्य वर्ग के कुछ लाभार्थियों के लिए लिखा गया है, जो आज भी अपने शोषकों की वैसी पूजा करते हैं, चाहे वो यहां बैठे हैं या चाहे वो वहां बैठे हैं, वो बदस्तूर अपनी पूजा करते हैं। उसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव को इधर उधर चमका के राजनीति की जाती है, कभी उसको नेहरू बोल दिया जाता है, कभी उसको सावरकर बोल दिया जाता है, कभी उसको पटेल बोल दिया जाता है, कभी उसको कुछ बोल दिया जाता है, कभी उसको कुछ बोल दिया जाता है। फैक्ट ये है, उसमें सारे शामिल हैं, क्योंकि जो सत्ता की राजनीति खेल रहे हैं उसमें दोनों शामिल हैं, और जो बच गए जिंदा रहे उसमें दोनों शामिल हैं, और जो मर गए वो सच्चे देशभक्त थे। क्योंकि अंग्रेजों का नियम था कि जो जिसकी भी अंतरात्मा जागती रहे उसको बचने देना नहीं, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस थे, चाहे वो गांधी थे, जिनकी अंतरात्मा के जागने की संभावना नहीं थी, उनकी 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ियां लाभार्थी बनके आज भी आपका शासन कर रही हैं, और वो अपने मालिकों का 7 बजे एक सर्वधर्म प्रार्थना करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये किया। तो ये जो लाभार्थी वर्ग है इसको समझना जरूरी है। परंतु अब क्या हुआ, उनको भी मॉडल समझ में आ गया, तो उन्होंने क्या किया, ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये जो सर्विस सेक्टर है, ये जो मध्य वर्ग है जिसको व्यापारी कहते हैं, और ये जो शहर में रहने वाले लोग हैं जो किसी चीज का उत्पादन नहीं करते, जो केवल व्यापार करते हैं, किसी और के उत्पादन को अपने लाभ के लिए बेचते हैं, इस वर्ग को उन्होंने बड़ा किया और उसमें प्राइम फोकस सरकारी कर्मचारियों का रखा। तो दुनिया के अलग अलग देशों ने अलग अलग अर्थव्यवस्था के मॉडल बनाए। यूरोप ने क्या किया, पहले खेती करते थे, फिर उन्होंने व्यापार डेवलप किया, फिर उन्होंने इंडस्ट्री डेवलप की, फिर वो फाइनेंशियल कैपिटल डेवलप किया, वो ऐसे बढ़े। ठीक है, अंत में उन्होंने सर्विस सेक्टर डेवलप किया। जो आज जो डेवलप कर रहे हैं वो उन्होंने सर्विस सेक्टर को आज डेवलप किया सबसे ज्यादा। भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने उल्टी गंगा बहाई, इसने इंडस्ट्री नहीं डेवलप की। इसने कौन सी इंडस्ट्री डेवलप की पहले? सर्विस। तो सर्विस क्या प्रोडक्शन का सेक्टर है या लाभार्थियों का सेक्टर है? तो लाभार्थी है वो प्रोडक्शन इकोनॉमी है या एक्सचेंज इकोनॉमी है? एक्सचेंज इकोनॉमी है या लाभार्थी की इकोनॉमी है? जिसका मतलब है कुछ नहीं देना, सिर्फ लेना ही लेना, राइट? इसलिए इस देश के बच्चे के लिए, हर बच्चे के लिए गुलामी करना मजबूरी नहीं, गर्व का विषय है। उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैं देखो, मैं इतने हजार का, इतने लाख का, इस लाले का, उस लाले का और विदेशी लाले का मैं नौकर हो गया। यही इस देश की, यहां पे इस देश का बीज और संतान लूटी जा रही है और उसके ऊपर हम गर्व कर रहे हैं। ये उनका बिजनेस मॉडल है। परंतु अब क्या होने लगा है, ये लाभार्थी वर्ग इतना बड़ा हो गया कि जो प्रोड्यूसर और शोषित वर्ग है वो क्या होने लगा? छोटा होने लगा। ये जो शहर में रहने वाली पॉपुलेशन है ये इस समय लगभग भारत की 55% हो गई है, और जो गांव में रहने वाली पॉपुलेशन है वो 45-47% के ऊपर हो गई है। अमेरिका में
जो शहर में रहने वाली पॉपुलेशन है वो 92% हो गई है, गांव में रहने वाली जो पॉपुलेशन है वो 4 से 8% तक हो गई है। तो होने क्या लगा है कि दुनिया में जो प्रोड्यूसर वर्ग है वो कम होने लगा, राइट। जो शोषण करने वाला वर्ग है वो और भी छोटा हो गया, गिनती के 500 लोग हैं। परंतु ये जो मध्यस्थ वर्ग है, ये जो लाभार्थी वर्ग है, ये जो सर्विस सेक्टर का वर्ग है जो कोई उत्पादन नहीं करता, ये बहुत बड़ा हो गया है, ये विशाल हो गया है। इसलिए ये पूरी की पूरी सभ्यता का जो पिरामिड है वो क्या हो गया, ये ऐसे हो गया। अब इसकी जो नींव है वो इतनी डामाडोल हो गई है कि अब इनके पास क्रांति करने के अलावा कुछ नहीं बचा है। अब इनके पास क्रांति करने के लिए कुछ नहीं बचा। अगर क्रांति किसके लिए करनी है, अपने लिए या सबके लिए? क्योंकि अब चराचर ही नहीं बचा, क्योंकि ये जो लाभार्थी हैं ये पेड़ को भी खा रहे हैं, ये बादल को भी खाने लगे हैं, ये मध्यस्थ वर्ग। क्योंकि वो जो शोषण वर्ग खुद कुछ नहीं करता, इनके द्वारा करवाता है, राइट। तब इनकी कोई अंतरात्मा, ये पढ़े लिखे जो लोग हैं, ये सभ्य जो लोग हैं, ये जो शहरों में लोग बनने वाले लोग हैं, ये डिग्रीधारी जो लोग हैं, ये पदाधिकारी जो लोग हैं, इनकी कोई अंतरात्मा जागती नहीं है। ये किसी भी चीज को ठेके में, बिजनेस मॉडल में, लॉ में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको मोनेटाइज कर देते हैं, उसका ठेका दे देते हैं और आपके ऊपर वो थोप देते हैं, राइट। वो आपको कम से कम देते हैं और आपका अधिक से अधिक टैक्स के रूप में, प्राइस के रूप में, कैपिटल गेन के रूप में, शेयर के रूप में, डिविडेंड के रूप में, राइट, इंश्योरेंस के रूप में और पता नहीं क्या क्या के रूप में, नए नए नाम देके वो आपसे लगातार लूटते जाते हैं। इंस्टॉलमेंट के रूप में, कर्ज के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, रेंट के रूप में आपसे लेते जाते हैं और आप सिर्फ देने वाले हो। लेने के लिए आपके पास आपके श्रम के अलावा कुछ भी नहीं बचता, राइट। ठीक है। अब अभी तक मानव इसका दोषी था, अब मानव नहीं रहा। मशीनों और ड्रोन के बाद पहली बार एक ऐसी व्यवस्था बनी, ये जो मध्यस्थ ड्रोन, पता ये जो एआई पता क्या है? एआई, ड्रोन और रोबोटिक्स पता क्या है? ये ह्यूमन रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी है। रोबोट लेबर को रिप्लेस करता है, किसान को रिप्लेस करता है, ड्राइवर को रिप्लेस करता है, मशीन को रिप्लेस करता है ना। एआई किसको रिप्लेस करती है? ये लाभार्थियों को रिप्लेस कर रही है, ये अकाउंटेंट को रिप्लेस कर रही है, ये वकील को रिप्लेस कर रही है, ये जज को रिप्लेस कर रही है, ये टीचर को रिप्लेस कर रही है, ये डॉक्टर को रिप्लेस कर रही है, ये सेल्समैन को रिप्लेस कर रही है, ये बैंकर को रिप्लेस कर रही है, ये मॉडल्स को रिप्लेस कर रही है, ये हीरोज को रिप्लेस कर रही है, ये हीरोइन को रिप्लेस कर रही है, ये आर्टिस्ट को रिप्लेस कर रही है, ये पोएट को रिप्लेस कर रही है, ये सिंगर को रिप्लेस कर रही है, ये डांसर को रिप्लेस कर रही है। ये जो भी आपको मतिवृत्त, आपका ध्यान खींचने वाले थे, ध्यान कंट्रोल करने वाले थे, डाइवर्ट करने वाले थे, उन सबका काम एआई ने ले लिया है। अब 1% एआई इन 62% लोगों को खा जाएगी। यानी इस समय इस सभ्यता को, इस व्यवस्था को चलाने के लिए आने वाले 5 साल में इसको जो मिडिल क्लास कहते हैं, ये जो लाभार्थी वर्ग कहते हैं, ये जो सर्विस सेक्टर कहते हैं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो डीपॉपुलेशन आपके ऊपर नहीं होने वाली है, इनके ऊपर। यह खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि आपके 90% बच्चे इसी वर्ग में शामिल होने की दौर में हैं। वो उसी का एग्जाम दे रहे हैं, उसी की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हीं की नौकरी कर रहे हैं, उन्हीं में ये कर रहे हैं। क्योंकि यही सारे शहर, क्योंकि ये जो डीपॉपुलेशन होने वाली है ये गांव में नहीं होने वाली है, ये शहर में होने वाली है। क्योंकि ये जो शहर है, उनका सवाल था ये कहां जाके रहते हैं। ये सबसे पहले शहर में रहते हैं। कैसे रहते हैं? गांव से निकलते हैं, ये पहले कस्बे में आते हैं, ये कस्बे से निकल के शहर में आते हैं, शहर से निकल के नगर में, नगर से महानगर में, फिर महानगर से निकल के ये कनाडा जाते हैं, फिर कनाडा से निकल के ये अमेरिका जाते हैं, फिर अमेरिका से निकल के ये कुछ आइलैंड्स में जाते हैं, राइट। ये इनका सीक्वेंस है। धरती से बाहर जाने का कोई तरीका नहीं है। और ये कहां जाते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहीं नहीं जाने वाले, ये सिर्फ
अप्रासंगिक होके खत्म होने वाले हैं, क्योंकि जो चीज जितनी ज्यादा फैलती है उतनी जल्दी अप्रासंगिक होके खत्म होती है। इसलिए आपके जीते जी आने वाले 5 साल में दुनिया की 80 से 90% मिडिल क्लास खत्म होने वाली है। जैसे छोटा हाथी आते ही सारे बैल खत्म हो गए, जैसे स्कूटर गाड़ी मोटरसाइकिल आते ही सारे घोड़े खत्म हो गए, वैसे ही एआई आते ही सारे के सारे टीचर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, पुलिस, ड्राइवर वगैरह वगैरह सब एवेपोरेट होने वाले हैं। पर हाथ से कर्म करने वाला कहीं जाने वाला नहीं है, वो यहीं रहने वाला है। इसलिए अब अपने बच्चों को मिडलमैन नहीं, श्रमिक बनाओ, कलाकार बनाओ, उसको हाथ का हुनर सिखाओ, उनको प्रकृति को मांझना, संभालना और उनकी रक्षा करने जाना। वो कोई कहीं भी रहे, प्रकृति के बिना नहीं रह सकता, और प्रकृति के साथ रहने के लिए श्रम के अलावा कोई और तरीका नहीं है। राइट? कम कमाओगे, पर जितना भी कमाओगे उससे खुश रहोगे, स्वस्थ रहोगे, सुरक्षित रहोगे। यही है। गॉट इट? हाँ जी। नमस्कार सभी साथियों को, मैं बिहार पटना से रंजन देशमुख। मेरा सवाल यह है सर कि जो धरती पे जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अभी धरती के नीचे जो मकान बना रहे हैं सर, उसके साथ वो कैप्सूल टाइप का वो जो बना रहे हैं मकान, जो नदी के साथ में वो पानी से टच करके जो सबमरीन्स जो बाहर निकलने के लिए बना रहे हैं, उसका क्या मकसद है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है धरती पे? ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी गिनती होती है। राइट? जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आती है, आप क्या करते हो? मैं तो दूसरे माले पे रहता हूं। राइट? हमारे यहां नहीं आती बाढ़। आती है वो कहते वो तो गांव में आ रही है, शहर में नहीं आती। राइट? और भी इस तरह की बहुत सारी घटना करती है। मैं बीच में 10 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, क्योंकि आज कौन सा दिन है? शुक्रवार है। तो शुक्रवार में निलिनियम की एक बहुत अच्छी प्रथा है कि इसमें सर्वधर्म सभा का आयोजन होता है, प्रार्थना होती है। तो हम सब पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं,